साल 2010 तक बाबा रामदेव के पीछे हमेशा एक आदमी खड़ा दिखता था, राजीव दीक्षित। एक सहयोगी, एक साथी, भारत स्वाभिमान आंदोलन का राष्ट्रीय सचिव। देश भर में रामदेव के भारत स्वाभिमान आंदोलन को फैलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। नवंबर तक राजीव 2 महीने की लगातार यात्रा पर थे। इस समय उनकी पॉपुलैरिटी रामदेव से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। 29 नवंबर अगला पड़ाव बेमेतरा शहर, लेकिन रास्ते में अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, दिल का दौरा पड़ता है और इनकी मौत हो जाती है। राजीव दीक्षित की मौत के बाद रामदेव ने कहा कि राजीव को बीपी, शुगर और दिल की बीमारी थी। उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। लेकिन राजीव दीक्षित के भाई ने कहा कि राजीव को कोई बीमारी नहीं थी। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैं। राजीव दीक्षित के साथ मौजूद लोगों ने कहा कि उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि वो बात तक नहीं कर सकते थे। लेकिन दूसरे दिन टीवी पर रामदेव आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने राजीव दीक्षित से 1 घंटे तक बात की। मैंने करीब 1 घंटे तक समझाया, 1 घंटे तक। तो सच क्या है? अस्पताल में क्या हुआ? सच क्या बताया गया? डॉक्टर कौन थे? और परिवार को बाद में क्या पूरा सच पता चला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मौत स्वाभाविक थी या इनकी मौत के पीछे कोई गहरी, बहुत गहरी साजिश थी? राजीव दीक्षित के साथ भारत स्वाभिमान पार्टी के तहत रामदेव 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, तो हमने काफी सोच समझ के 2014 का लक्ष्य तय किया। लेकिन 2010 में राजीव दीक्षित की मौत हो जाती है और रामदेव 2014 का इलेक्शन लड़ने के बजाय अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं। व्यापारिक पटल पर उन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जहां पहुंचना सफल व्यापारियों के लिए भी एक सपने जैसा है। रामदेव के व्यापारिक साम्राज्य और उसमें शामिल तिगड़मों पर हम एक वीडियो पहले ही कर चुके हैं, आप इस वीडियो के बाद जाके उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राजीव दीक्षित के साथ रामदेव की वो यात्रा अधूरी क्यों रह गई और राजीव दीक्षित की मौत के बाद रामदेव ने वो रास्ता क्यों छोड़ दिया। बात राजीव दीक्षित की मौत और उसमें शामिल रामदेव की भूमिका पर भी होगी, लेकिन उससे पहले जानिए राजीव दीक्षित के बारे में। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। कुछ न्यूज वेबसाइट्स के अनुसार उन्होंने इलाहाबाद में बीटेक और फिर आईआईटी कानपुर में एमटेक की पढ़ाई की थी। हालांकि इसको लेकर कुछ विवाद भी हैं। साल 2015 में एक आरटीआई के जवाब में आईआईटी कानपुर ने बताया कि राजीव दीक्षित नाम का कोई छात्र उनके यहाँ पास आउट छात्रों की लिस्ट में नहीं है। जब वे लगभग 17 साल के थे तब 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इनका नाम सुर्खियों में आना शुरू हुआ। राजीव दीक्षित ने यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किए क्योंकि इनका यह दावा था कि भोपाल की गैस ट्रेजेडी अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी और इसे भारतीयों पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर अंजाम दिया गया। यहीं से राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों पर एक मुहिम शुरू कर दी और लगभग 8 सालों तक अकेले ही विदेशी कंपनियों को घेरते रहे। 1992 आते आते राजीव दीक्षित ने इस मुहिम को आजादी बचाओ आंदोलन का नाम दे दिया और इसी नाम से एक संस्था बना ली। इनका मकसद था कि भारतीय लोगों, यहाँ की संस्कृति और इंडियन इकोनॉमी पर हो रहे विदेशी कंपनियों और वेस्टर्न कल्चर के हमले का विरोध करना। यहाँ से इन्होंने देश भर में हजारों भाषण दिए, अपने संदेश को सीडी और कैसेट्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया। इन भाषणों में वो कहते थे कि भारत का वर्तमान लीगल सिस्टम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की फोटोकॉपी जैसा है और इसे बदलना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान में न्याय की व्यवस्था आपको लानी पड़ेगी। ये तो अन्याय की व्यवस्था है जो चल रही है। अंग्रेजों ने चलाई थी ये अदालत, तो अंग्रेजों के बाद खत्म कर देनी चाहिए थी, हमको अपनी अदालतें चलानी चाहिए थी। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में राजीव दीक्षित का कहना था कि टैक्सेशन सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए क्योंकि यही भारत में करप्शन की जड़ है। उनका दावा था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से में जाता है। भारत के बजट सिस्टम को ब्रिटेन से प्रेरित बताने वाले राजीव दीक्षित 500 और 1000 के नोट को बंद करने की सलाह देते थे। राजीव दीक्षित के हिसाब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत के सबसे बड़े दुश्मन थे। उनका मानना था कि इससे भारत आत्मघाती स्थिति में चला जाएगा और राजीव दीक्षित का यह भी मानना था कि देश के विचारकों ने खेती क्षेत्र में भी पर्याप्त काम नहीं किया है और यही वजह है कि आज किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। राजीव दीक्षित मॉडर्न मेडिसिन की आलोचना करते हुए कहते थे कि विदेशी कंपनियों ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मॉडर्न मेडिसिन को बढ़ावा दिया है, जिससे लोग और बीमार पड़ने लगे और उन कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाया। वो आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन से बेहतर बताते थे और कहते थे कि भारत का मेडिकल सिस्टम आयुर्वेद पर आधारित होना चाहिए। स्वदेशी की वकालत करते हुए उन्होंने ऐसे पर्चे बंटवाए जिसमें लिखा होता था कि कौन सी कंपनी विदेशी है और कौन सी भारतीय। देखिए, स्वदेशी और भारतीयता की वकालत करने वाले राजीव दीक्षित की जो नीयत है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन उनके दावे हमेशा ऊंट पटांग थे जिनका ना कोई सर था ना पैर। जैसे उनका एक दावा यह भी था कि अमेरिका जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहता है और इसी वजह से वो पाकिस्तान को पैसे देता है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल सके और जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की नाक में दम कर सके। अमेरिका है जो पाकिस्तान को पैसा भेजता है, वो पाकिस्तान पैसा जम्मू कश्मीर में भेजता है और वो पैसे से
सारे देश में बम ब्लास्ट होते हैं, जम्मू कश्मीर में तो होते हैं। ऐसा ही उनका एक दावा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी था, जिसमें वो कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबेटन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एडविना से दोनों लगे हुए थे और एडविना इतनी चालाक लेडी थी कि वो दोनों को हैंडल करती थी। नेहरू भी उससे लगा हुआ, जिन्ना भी लगा हुआ, और एडविना इतनी चालाक, दोनों को हैंडल करती थी। और जिन्ना और नेहरू चरित्र के बेहद ही हल्के आदमी थे और एडविना के पास नेहरू की आपत्तिजनक तस्वीरें थी, जिनके आधार पर नेहरू को ब्लैकमेल करके देश का बंटवारा किया गया। इशारे इशारे में कहा गया कि आपको बंटवारे के पेपर्स पर हस्ताक्षर करने हैं कि मिस्टर नेहरू, अगर आप अभी साइन नहीं करते हैं तो मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भारत की प्रेस में रिलीज करने पड़ेंगे। और ऐसे ही कई और दावे जिनका कोई तुक नहीं है। ऐसे ही वो अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने फ्रांस से पीएचडी की थी और CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च का काम किया। फिर उनकी रिसर्च के लिए जर्मनी का मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट अरबों डॉलर देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी रिसर्च किसी और देश के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने अपनी रिसर्च बेचने से इनकार कर दिया। इन दावों पर कोई सबूत नहीं है और ना ही एंटी ग्रेविटी पर उनके रिसर्च पेपर अभी तक सामने आ पाए हैं। हालांकि इन दावों की वजह से उनको लोकप्रियता भरपूर मिल रही थी और साल 2000 का दशक आते आते उनकी संस्था आजादी बचाओ आंदोलन के पास पैसा भी आने लगा और जब पैसा आता है तो अपने साथ विवाद भी लेकर आता है। ऐसा ही राजीव दीक्षित के साथ हुआ। साल 2004 में उन पर आरोप लगे कि उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन संस्था, जो पहले ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, इनके पैसे का गलत इस्तेमाल किया है और अपने भाइयों को फायदा पहुंचाया है। इसके बाद उनका इस संगठन से रिश्ता बिगड़ गया। फिर इसी साल रामदेव, जो उस समय योग सिखाने वाले एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात नासिक में हुई और धीरे धीरे इनके विचार मिलते गए। मतलब एक तरफ बाबा रामदेव, जो भारतीय परंपरा और योग के प्रतीक बन चुके थे, दूसरी तरफ राजीव दीक्षित, जो विदेशी कंपनियों का विरोध और स्वदेशी विचारधारा का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन चुके थे। इकोनॉमी और राजनीति पर राजीव के विचार आम जनता को गहराई से प्रभावित करते थे। रामदेव भी इस चमक का फायदा उठाने लगे। उन्हें राजीव को अपने योग कैंपों के मंच पर जगह देना शुरू कर दिया। राजीव के भाषण रामदेव के समर्थकों पर तेजी से असर डाल रहे थे। रामदेव समझ चुके थे कि योग और स्वदेशी को एक साथ मिलाकर एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। इस ख्याल के साथ बाबा रामदेव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्हें यह एहसास हुआ कि अब सिर्फ योग से बात नहीं बनेगी, अब राजनीति में उतरने के लिए उन्हें राजीव दीक्षित जैसे चेहरों की जरूरत पड़ेगी। राजीव दीक्षित, जो पहले आजादी बचाओ आंदोलन से थोड़ा अलग हो चुके थे, अब रामदेव के मंच को एक नया प्लेटफॉर्म मानकर एक्टिव हो गए थे। रामदेव जहां मंचों से योग करते, वहीं राजीव दीक्षित सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भाषण देते। अब राजीव दीक्षित आस्था जैसे धार्मिक चैनलों पर भी दिखाई देने लगे। अब रामदेव के समर्थक राजीव दीक्षित को भी रामदेव की टीम का ही एक हिस्सा मानने लगे। लेकिन रामदेव के करीबी सहयोगियों जैसे बालकृष्ण को राजीव की ये बढ़ती लोकप्रियता रास नहीं आ रही थी। बालकृष्ण राजीव को एक बाहरी आदमी की तरह देखते थे, क्योंकि राजीव दिन ब दिन ज्यादा प्रभावशाली होते जा रहे थे। बालकृष्ण राजीव को इतना नापसंद करते थे कि अगर दोनों एक ही कमरे में होते तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। इसके बावजूद जब भारतीय स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसका राष्ट्रीय सचिव राजीव दीक्षित को बनाया गया। इस संगठन ने राजनीति में आने की तैयारी शुरू कर दी। साल 2009 में इसने विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों के साथ मिलकर गंगा सफाई अभियान चलाया। फिर साल 2010 में भारत स्वाभिमान पार्टी लॉन्च की गई, जिसका मकसद था साल 2014 में पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़ना। अब इस कहानी के आगे का हिस्सा प्रियंका पाठक नायरेन की एक किताब गवर्नमेंट टू टाइकून से लिया गया है, जिसे द प्रिंट ने भी छापा है। फिर पार्टी की स्थापना होती है और पार्टी की स्थापना के कुछ समय बाद यानी सितंबर 2010 में पार्टी की सदस्यता बढ़ाने के लिए रामदेव और दीक्षित भारत स्वाभिमान यात्रा की तैयारी करते हैं। इसमें दोनों नेताओं को देश के अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करना था। पॉपुलैरिटी के मामले में राजीव दीक्षित रामदेव को भी पीछे छोड़ चुके थे और कहा जाता है कि यहीं से इन दोनों के बीच में दूरियां बनने लगी। लंबे समय तक राजीव दीक्षित के सहयोगी बने रहे मदन दुबे भी इस बात को बल देते हैं। मदन दुबे कहते हैं कि जुलाई 2010 में मैंने जब भारत स्वाभिमान आंदोलन का सदस्य बनने के लिए कहा तो राजीव दीक्षित ने मुझसे कहा कि अभी इंतजार करो। तो ये इस बात का संकेत है कि भारत स्वाभिमान आंदोलन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए राजीव दीक्षित अपने सहयोगी मदन दुबे को इससे दूर रखना चाहते थे। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और राजीव दीक्षित ने भारत स्वाभिमान पार्टी के लिए लगभग 2 महीने तक प्रचार प्रसार किया और इसी प्रचार प्रसार के दौरान उनके 43वें जन्मदिन पर उनकी मौत हो गई। दीक्षित की मौत के बाद रामदेव ने उनके परिवार से फोन पर बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें गंगा के तट पर राजीव दीक्षित का अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था करने दें। परेशान परिवार ने रामदेव की इस योजना पर हामी भर दी, इसलिए राजीव दीक्षित के मृत शरीर को चार्टर्ड विमान से सीधे हरिद्वार पहुंचाया गया। लेकिन जब दीक्षित का मृत शरीर हरिद्वार पहुंचा तो लोग उनके शरीर को देखकर कुछ परेशान होने लगे। दीक्षित का चेहरा एकदम बदला हुआ था, यहाँ तक कि पहचान में नहीं आ रहा था। एक अजीब बैंगनी और नीला रंग, त्वचा उधड़ी हुई सी लग रही थी
उनकी नाक के आसपास नीले या काले रंग का खून लगा था। दीक्षित की अचानक हुई मौत और शरीर के अजीब रंग को लेकर लोगों में शंका पैदा होने लगी। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, दीक्षित की अचानक हुई मौत पर साजिशों की बातें होने लगी। जल्द ही लोगों ने पोस्टमार्टम की जरूरत पर चर्चा शुरू कर दी। आखिरकार दुबे ने जोर से कहा कि लोग चुपके चुपके क्या बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई धोखा हुआ है? मैं जानना चाहता हूँ कि यदि किसी को कुछ गलत लगता है तो पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। उन्होंने अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम की मांग करने वाले लोगों से एक याचिका पर साइन करने के लिए कहा। रात भर में करीब 50 लोगों के इस पर हस्ताक्षर हो गए थे। अगली सुबह 6 बजे कोहरे में 9 लोगों का एक समूह रामदेव के पास याचिका लेकर गया, जहां एक सुरक्षाकर्मी द्वारा उनको अंदर जाने से रोक दिया गया। उस 2 मंजिला इमारत में जिसमें रामदेव रहते थे। आखिरकार दुबे ने गार्ड से कहा, ठीक है, आप अंदर जाइए और बाबा जी से कह दीजिए कि अगर वो हमसे नहीं मिलना चाहते हैं तो दीक्षित के मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर लास्टली रामदेव 7:30 पर एक बैठक करने के लिए राजी हो गए और उन्होंने दुबे और उनके साथ सहयोगियों को अंदर बुलाया, लेकिन उनके सेलफोन उनसे ले लिए गए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि उन्होंने इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। दुबे रामदेव के सबसे करीब बैठे थे। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए 50 लोगों द्वारा साइंड पेटिशन को रामदेव को सौंप दिया। रामदेव ने दुबे से कहा, तो तुम क्या चाहते हो? दुबे ने जवाब दिया, हम सभी आजादी बचाओ आंदोलन के संरक्षक हैं और हम पोस्टमार्टम चाहते हैं। रामदेव ने जवाब देते हुए कहा कि ये मौत तो प्राकृतिक है, इसके लिए पोस्टमार्टम की क्या जरूरत? इस पर दुबे ने कहा कि हमें कुछ संदेह है, इसलिए पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए। रामदेव ने जवाब दिया कि मैंने खुद डॉक्टर से बात की है, मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट है जिसमें वो सब कुछ है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में होना चाहिए, और इस रिपोर्ट के अनुसार दीक्षित के दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से मौत हुई है। दुबे ने कहा कि हमें इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है, हम पोस्टमार्टम चाहते हैं। उस समय दुबे की बातें सुनकर रामदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिर रामदेव ने पोस्टमार्टम की बात को नाकारते हुए कहा कि पोस्टमार्टम हिंदू धर्म के खिलाफ है। इस पर दुबे ने जवाब दिया कि राजीव दीक्षित का कोई धर्म नहीं था, उनका धर्म देश के प्रति सेवा थी। उन्होंने कभी भी खुद को किसी धर्म का व्यक्ति नहीं कहा, इसलिए आप हिंदू धर्म की चिंता ना करिए, आप पोस्टमार्टम करवाइए, इससे सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा, जो कि मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी, वरना तो उंगलियां उठती रहेंगी। आगे दुबे कहते हैं कि क्या आपके कुछ लोगों के साथ राजीव दीक्षित का कुछ झगड़ा हुआ था? ये सच है ना? आपके लोग उनके साथ कुछ भेदभाव करते थे? ये भी सच है या नहीं? मुझे पता है कि आपके लोग परेशान थे कि राजीव दीक्षित जैसे कुछ बाहरी लोग कहीं से आकर भारत स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय सचिव बन गए। उन्हें इस बात की ईर्ष्या थी कि हजारों लोग राजीव से मिलने आते थे। इसके बाद करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। आखिरकार रामदेव ने कहा कि ठीक है, हम उस हॉल में चलते हैं जहाँ राजीव दीक्षित का शव रखा है और उनके परिवार से और उन लोगों से और उनके रिलेटिव से बात करते हैं। दुबे और उनके सहयोगी मान गए और वो हॉल की तरफ चलने लगे। इसके बाद रामदेव अपने लोगों के साथ अपनी कार में बैठकर उस हॉल की तरफ चले गए, लेकिन दुबे और उनके सहयोगी उस हॉल की तरफ पैदल चलने लगे, जो कि रामदेव के घर से 20 मिनट की दूरी पर था। दुबे और बाकी लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही रामदेव हॉल में गए और माइक को पकड़ के उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुंबई से आए हैं, वो मुझसे दीक्षित का पोस्टमार्टम करने के लिए कह रहे हैं। मृत शरीर के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति हिंदू धर्म में नहीं है। फिर भी हॉल में मौजूद शोक करने वाले लोगों में से एक हरियाणा के डॉक्टर सुमन, जो भारतीय स्वाभिमान आंदोलन और राजीव दीक्षित के काम से निकटता से जुड़े थे, उन्होंने खड़े होकर कहा, तो आप इस शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा देते? खुले तौर पर सवाल पूछने के दौरान रामदेव बहुत नाराज थे और कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं थे। अपने लोगों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने आदेश दिया कि शव के अंतिम यात्रा की तैयारी की जाए, जबकि शमशान घाट पर जाने का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया था। अभी 9 ही बजे थे। रामदेव के लोगों ने शव को तैयार कर लिया और उसको जल्द ही एम्बुलेंस में लाद कर शमशान घाट ले जाने के लिए तैयार हो गए। दुबे अभी तक हॉल तक पहुंचे भी नहीं थे और राजीव के शरीर को एम्बुलेंस में लाद लिया गया था। शव को एम्बुलेंस में लादे देख राजीव दीक्षित के भाई ने एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की, क्योंकि एक बार अगर अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। लेकिन रामदेव के आदमी रुके नहीं और शव को ले गए। जैसे ही शव शमशान घाट पहुंचा तो वहां पहले ही हजारों लोग इकट्ठा थे। रामदेव अचानक प्रदीप दीक्षित की तरफ मुड़े और कहा कि अगर आप चाहें तो हम पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। प्रदीप ने जवाब में कहा कि स्वामी जी, अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब बाद में प्रदीप दीक्षित से पूछा गया कि उस समय रामदेव से उसने ऐसा क्यों कहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या कहना चाहिए। हर कोई शमशान घाट पहुंच चुका था, मुझे पता नहीं था कि क्या कहना है। लोग मेरे लिए कई प्रकार की बातों की कानाफूसी कर रहे थे और अगर वो सच कह रहे थे तो इस बात की क्या गारंटी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं खरीदा जाएगा, और मैं उन्हें अपमानित करने के मूड में नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद राजीव दीक्षित के परिवार को जब उनका एक लैपटॉप और 2 फोन लौटाए गए तो उन्होंने पाया कि उनके सभी 3 डिवाइसेस का डेटा पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया था। राजीव दीक्षित के अंतिम संस्कार वाले दिन से ही शुरू हुई अफवाहें बाबा रामदेव का आज तक पीछा कर रही हैं। राजीव दीक्षित की मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उनकी अचानक हुई मौत, बाबा रामदेव के बयानों में उलटपलट
और उनका पोस्टमार्टम ना होने देने की जिद इस मामले को और पेचीदा कर देती हैं। क्या ये नॉर्मल मौत थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी चाल थी? उनके शरीर का रंग बदलना, लैपटॉप और फोन का डेटा गायब होना और रामदेव के करीबियों के साथ उनकी अनबन, ये सब सवाल एक ऐसी गुत्थी पैदा करते हैं जो आज तक नहीं सुलझी। खैर, इस सब पर आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।